साथियों, आज हम लोग RO ARO के लिए जो परीक्षा हुई थी, प्री परीक्षा 2021, उसके प्री पेपर को तैयार करेंगे। इससे पहले हमने मेंस वाला तैयार कर लिया है, तो ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, यही सही समय है पुराने पेपर को तैयार करने का, और पुराना पेपर कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये बात सर्वविदित है। और यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बिना इसके कल्याण नहीं होगा। इसको तैयार कर लीजिए तो निश्चित ही परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका है आपका सिलेक्शन कराने में इसकी। तो एकदम छोड़ना नहीं है दोस्तों। और आप चाहते हैं कि लगातार इसी तरह से मेहनत करके चीज़ें आपको उपलब्ध कराऊं, तो आपके प्रेम और स्नेह और समर्थन तीनों की आवश्यकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी नहीं चेते तो आगे गड़बड़ा जाएंगे, खेला हो जाएगा, जान लीजिए। इसलिए जाग जाइए, सही समय है। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद जब आप सोने जाएं तब एक बार देख लीजिए। या फिर खाना बना रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो बस कान में लगा ली ठूठी और लगातार सुनने लग गए, या फिर खटाखट ऐसे ही देखने लग गए वीडियो चला के। तो इस तरह से जब करेंगे तो हनुमान चालीसा की तरह याद हो जाएगा। और हनुमान जी जो हैं दोस्तों, तारनहार हैं, तार देंगे आपको, ये जान लीजिए। तो भरोसा रखिए भगवान पर और मुझ पर भी, और भगवान पर है तो सभी पर रहेगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो पहला भी है सुमेलित। फाहियान 399 में आया था भारत, ह्वेनसांग 629 में आया था, इत्सिंग इसके बाद आया था 679, और अल मसूदी जो है 957 AD में आया है। दोस्तों, फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के समय में आया था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन इत्सिंग जो है दोस्तों, इसका जो समय दिया है वो सही नहीं है। इत्सिंग जो है 679 में ना आकर 671 में आया था। तो आयोग ने विकल्प सी को सही उत्तर माना है, जबकि डी वाला भी गलत है, क्योंकि इन्होंने 957 दिया है अल मसूदी का, लेकिन अल मसूदी आया था 915 में। तो इस तरह के विवादित प्रश्न आयोग रिपीट नहीं करता है, तो इसको देखकर घबराना नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या फिर किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? जी हाँ, जनता ने जिनको प्रत्यक्ष रूप से चुना, तो गोपाल जो कि पाल वंश का शासक है, और दूसरा पल्लव वंश का जो शासक है नंदी बर्मन, इन दोनों को जो है जनता ने चुना था। तो इस तरह से विकल्प कथन 2 और 4 वाला सही हो जाएगा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? जी हाँ दोस्तों, नासिरुद्दीन खुसरो शाह सल्तनत काल में दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के बाद मुबारक शाह जो उसका बेटा था दोस्तों, जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी, उसके बाद कौन शासक बना था? खुसरो शाह, ये अंतिम शासक था। लेकिन दोस्तों, ये हिंदू से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ था, इसीलिए दोस्तों ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा को मनाही नहीं करता था, और इसकी इन्हीं नीतियों के कारण इसकी आलोचना भी होती थी। इसको जो है इस्लाम का शत्रु कहा गया उस समय, शत्रु। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया था? नहीं, यहाँ पर होना चाहिए की थी। तो दोस्तों, बलबन ने तो किले वगैरह बनवाए थे, किलेबंदी करवाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अलग से सेना की स्थापना की थी मंगोलों से बचने के लिए। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था दोस्तों? तो मुर्शिद कुली खां था अंतिम सूबेदार। दोस्तों, फर्रुखसियर ने इसकी नियुक्ति की थी, और ये मुर्शिद कुली खां वही है जो बंगाल की राजधानी को ढाका से कहाँ लेके गया? ढाका से मुर्शिदाबाद लेके गया। ये भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया दोस्तों? तो लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बाद में इसी को गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है, जो कि दूसरे गुरु थे सिख धर्म के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था दोस्तों? तो डुआर्ट बारबोसा ये भी था, डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाल का ही था, लेकिन पीटर मूडी जो है दोस्तों वो ब्रिटेन का था। और ये जो है दोस्तों किसके समय आया था? शाहजहाँ के समय आया था। एक वीडियो आपको ऐसे ही जो यात्री हैं उन पर उपलब्ध कराई है, उसमें थोड़ी और भी चीज़ें हैं, लेकिन अलग से एक वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। और छोटे छोटे दोस्तों टॉपिक्स पर वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ, वो बहुत ही मारक हैं, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस के अधिवेशनों पे एक वीडियो बनाई है, उसको देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और बताना है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, एक तो सवाल यही पूछ लिया जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जी के जी बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको कांग्रेस वाले जो अधिवेशन है उस वीडियो में बताया भी है, 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी 1905 में की थी, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में ही की थी। तो 1913 1905 में ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया। और हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की दोस्तों, इसने जो है भारत का पहला समाचार पत्र लॉन्च किया, बंगाल गजट जिसको कहा जाता है। ये 1880 में लॉन्च किया, याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है दोस्तों विलियम जोन्स ने की थी, कब? 1784 में की थी। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? विकल्प ये जो कथन है चौथा वाला पहले आ जाएगा, 4 के बाद 1880 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की वाला आ जाएगा, मतलब 3, 4 के बाद 3। फिर दूसरा आ जाएगा कौन? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया वाला, 4, 3, 2 और फिर 1। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 3, 4, 2, 1 बता रहे हैं। 3, 4, 2, 1 1780 में, जी हाँ दोस्तों ये 1780 में स्थापना हुई थी। मैंने भूलवश आपको 1880 बता दिया। तो इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला पहले हो जाएगा, 3, 4, 2, 1 रहेगा। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो दूसरा वाला सही है और पहला जो है दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। 1 मिनट, क्या इसमें गड़बड़ हो रहा है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। सही उत्तर का चयन करना है, तो दूसरा वाला सही है। 10 जुलाई लॉर्ड बेल्जली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य, दोनों कथन ठीक हैं भाई, दोनों कथन ठीक हैं इसके। तो इस तरह से विकल्प सी उत्तर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बी माना है। बी, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, सुधार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कथन और कारण दिया गया है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। सही है, क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। यह भी सही है। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं।
कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। एकदम सही है दोस्तों। और इसी एक्ट के आधार पर 1926 में जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। इसके साथ ही भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपियों से अधिक था। यह कथन भी सही है। तो दोनों कथन ठीक हैं। देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन ठीक हैं। पहली परीक्षा दोस्तों 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था दोस्तों? तो मनोरंजन। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था। काकोरी जो कांड हुआ था वो 9 अगस्त, आपको पूरी बात बता दें इसकी, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। वीडियो लंबी हो जाए निश्चिंत रहिएगा, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 9 अगस्त 1925 को ये कांड हुआ था। इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन। एक बात ये कंप्लीट हो गई। इसमें 4 आरोपी थे दोस्तों। कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी बात प्रश्न में की गई, और दोस्तों रोशन सिंह, और तीसरे राजेंद्र लाहिड़ी, और चौथे जो थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, जो कि हमारे शाहजहाँपुर के थे। अशफाक उल्ला खां, ये 4 आरोपी थे दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल के नाम में क्या? राम। और राम को कौन लेके आया यूपी में? योगी जी। योगी जी कहाँ के हैं? गोरखपुर के। जी के पी बोले तो गोरखपुर। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? गोरखपुर में। रोशन सिंह दोस्तों इलाहाबाद में एक ब्रिज है, नैनी ब्रिज, जो रात में खूब रोशनी से भरा रहता है, चकाचौंध रहती है। तो रोशनी कहाँ होती? नैनी ब्रिज पे। तो रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? नैनी ब्रिज, नैनी जेल में फांसी दी गई थी, इलाहाबाद के नैनी जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी में अंत में डा है, और डा जो है यूपी के किस जिले में है? गोंडा। याद रखिएगा, गोंडा में है। तो राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी कहाँ दी गई थी? गोंडा जेल में। अंत में बचा कौन? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां का नाम जो है वो मुस्लिम है दोस्तों। तो इनको फांसी जो है उसी ज़िले में दी गई जिसका इस्लाम से संबंधित नाम है। कौन? फैजाबाद। फैजाबाद में किसे दी गई थी? अशफाक उल्ला खां को। उम्मीद करता हूँ आप अब इसको भूलेंगे नहीं, और एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है तो इसको रट जाइएगा। ऐसे ही दोस्तों ट्रिक बनाए जाते हैं जिनको हमको याद करने के लिए मशक्कत ना करनी पड़े। कथन और कारण वाला अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। क्यों त्यागी थी दोस्तों? आप सबको पता है, जलियांवाला हत्याकांड के कारण उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। अब कारण दिया गया है, जैसे ही कारण आए तो वहाँ पे लगाया करिए, क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। यही कारण जो है वो गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। तो केवल और केवल कथन ठीक है, कारण ठीक नहीं है। तो इस तरह से ए सही है, आर गलत है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था? तो दोस्तों दरोगा को। आज भी दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में दरोगा जी का रुतबा बहुत है, और उस समय भी था। तो दरोगा को जो है स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था शानो शौकत का। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा।
दरोगा तो दूर दोस्तों, एक कांस्टेबल भी अगर गांव में पहुंच जाता है तो मत पूछिए उसकी कितनी आवभगत होती है। और वो भी सीधे मुंह बात नहीं करता, शहरों में दब के रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उसके अंदर का डीजीपी जाग जाता है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं या सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य प्राप्त करना, एकदम सही है दोस्तों। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क स्थापित करना, यह कथन भी ठीक है, दोनों कथन ठीक हैं दोस्तों। और भारत ने स्वयं का नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक, ये भी याद रखिएगा। और पूरे विश्व ने कब तक रखा है? 2050 तक। तो दोनों कथन ठीक हैं, तो 16 का विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं है, महावीर स्वामी भी नहीं है, कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है, किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की, याद रखिएगा। मैथिली शरण की भारत भारती है। और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, कौन सी? रश्मि रथी, इसको जरूर पढ़िएगा, मजा आ जाएगा, शीतित रक्त को खौला देगी ये पुस्तक। अगला प्रश्न मिलान करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये युद्ध दिए गए हैं दोस्तों, इनको मिलाना है। और दोस्तों इस पे एक अलग से वीडियो आपको दे ही दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। और दोस्तों अक्सर गलत हो जाता है, ज़्यादातर गलत होता है इसमें दोस्तों। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है दोस्तों 1750 में हुआ था, बी का 4 हो गया है। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 में हुआ था, ए का 2, बस यही 2 मुझे पता है, बाकी आप आगे देख लीजिएगा। तो बी का 4 और ए का 2, देखते हैं इतने में फंसता है कि नहीं। एक ही में फंस गया, अगर आपको एक ही पता है बी का 4 तो आप कर लेंगे, और ए का 2, तो इस तरह से मिलाएंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग रट लीजिएगा। ये युद्ध दिए गए हैं और ये वर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें व्यवस्थित करना है दोस्तों। करजन बाइली की हत्या जो है, करजन बाइली की हत्या 1909 में हुई थी। खुदीराम बोस को फांसी जो है 1908 में दी गई थी, आप सबने देखा होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो केसरी समाचार पत्र निकाला गया था वो कब निकाला गया था? 1881 में। बचा क्या? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र, ये 1912 में निकाला गया। इन सब को जब हम लोग क्रमबद्ध करेंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो 40%, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो वूलर झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, नाल सरोवर झील गुजरात में है, और सांभर झील जो है दोस्तों खारे पानी की झील है, वो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? गर्म जल स्रोत दिए गए हैं और संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो मणिकर्ण जल स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश में है, तप्ता पानी जो है वो ओडिशा में है, और बजेश्वरी गर्म जल स्रोत जो है महाराष्ट्र में है, और नारायणी गर्म जल स्रोत जो है दोस्तों वो राजस्थान में है। तो इस तरह से विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं पुनः। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी दोस्तों दक्कन के पठार पे जो भी राज्य होगा वहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में। मरुस्थलीय मिट्टी एकदम बच्चा वाला कथन है, राजस्थान। बची लाल मिट्टी वो कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। तो जब इनको मिलाएंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नाइजर दोस्तों जिसको राम तिल भी कहा जाता है कि फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 37 से 47% होती है, याद रखिएगा।
राम तिल प्रोटीन और फैटी एसिड तथा लिनोलिक एसिड का अच्छा स्रोत होता है। विकल्प डी सही उत्तर है इसका। फसल चक्र के संदर्भ में देखना है, 2 कथन दिए गए हैं। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। जी नहीं दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि बेहतर कृषि के लिए फसल चक्र को अपनाया जाना जरूरी है, तो गहरी जड़ों वाली फसलों के उत्पादन के बाद उथली जड़ों वाली फसलें जो है उगानी चाहिए। तो पहला कथन ठीक नहीं है। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, क्योंकि फलीदार जो फसलें होती हैं दोस्तों, वो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती हैं। तो फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास दोस्तों 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया में चीनी मिल लगाया गया। रिसरा में प्रथम जूट मिल, दोस्तों रिसरा में प्रथम जूट मिल जो है वो 1855 में स्थापित किया गया था। जूट में रेशे होते हैं, तो रेशे को रा में जोड़ दीजिएगा, तो रिसरा 1855। और दोस्तों भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ 1854 में। इससे पहले भी दोस्तों प्रथम कपड़ा मिल स्थापित की गई थी कहाँ? कोलकाता के फोर्ट ग्लस्टर में 1818 में, लेकिन ये सफल नहीं हुई थी। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन दोस्तों ये याद नहीं आ रहा है, इन 3 को देख लीजिए, इन्हीं से काम हो जाएगा। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन जो है 1874 में ये लोग मानते हैं। खैर, जब आप मिलाएंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से कथन कूट वाला प्रश्न है दोस्तों। चूना पत्थर का इस्तेमाल दोस्तों किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। कॉपर का इस्तेमाल बिजली के सामान बनाने में, अक्सर तार बनाने में। बॉक्साइट और मैग्नीज बचा है दोस्तों। बॉक्साइट का इस्तेमाल इस्पात बनाने में, मैग्नीज का इस्तेमाल हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। उल्टा हो गया, मैग्नीज इस्पात बनाने में, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण करने में इस्तेमाल किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सभी जानते हैं सौर ऊर्जा, जिसको सरकार बढ़ावा भी दे रही है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? बोकारो भी है, भद्रावती भी है, जमशेदपुर भी है। क्या नहीं है? भिलाई नहीं है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ये जो है दोस्तों किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो रूस की मदद से स्थापित हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्री चक्रवात तूफान तोकते करंट अफेयर्स का है, कहाँ उत्पन्न हुआ था दोस्तों? तो ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। रबर का उत्पादन दोस्तों थाईलैंड में होता है, अग्रणी है। कहवा उत्पादन मंगोलिया में ना होकर दोस्तों कहाँ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील बड़ा उत्पादक है। जैतून स्पेन में इसका उत्पादन होता है और गन्ना ब्राज़ील में। तो इस तरह से विकल्प बी सुमेलित नहीं है। फिर निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। और भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मछली का उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश। और ये उत्पादन से संबंधित एक वीडियो आपको परीक्षा से पहले दे दूंगा, जिसमें सारे अपडेटेड आंकड़े आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये इस तरह के जहाँ भी प्रश्न आए उनको छोड़ के आगे बढ़ जाया करिए, लेकिन प्रश्न की प्रकृति को जरूर याद रखा करिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो नॉर्वे में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। बादे की भूमि के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो मिंडानाओ को। मिंडानाओ दोस्तों फिलीपींस का एक द्वीप है, याद रखिएगा।
तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। वादे की भूमि जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? मिंडानाओ को। इंडोनेशिया निम्न में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तिमोर लिस्ते के साथ करता है, मलेशिया के साथ करता है, पापुआ न्यू गिनी के साथ करता है, ब्रुनेई के साथ नहीं करता है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मैप में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है दोस्तों? पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ताहिती, तुवालू, तीनियन, टोंगा। इसको देख लेते हैं दोस्तों। 37 तीनियन पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पॉलिनेशिया द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैले हुए हैं। जी हाँ, प्रशांत महासागर में जब देखेंगे आप नीचे की ओर दाईं तरफ तो आपको ये सब मिल जाएंगे। इन द्वीपों को हरी मणि के नाम से भी जाना जाता है। तीनियन प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का एक द्वीप है। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे गहरे सवाल दोस्तों आरओ यारो में पूछे जाते हैं। आरओ यारो का प्री जो है पीसीएस के प्री से ज़्यादा कठिन है। यदि आरओ यारो का प्री निकाल लिया तो वो अपने आप निकलने लगेगा। इसलिए डट के मेहनत करनी है, हल्के में नहीं लेना है। एंटीगुआ देश मिलाना है और राजधानी मिलानी है दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एंटीगुआ की राजधानी दोस्तों सेंट जॉन्स है, सही है। डोमिनिका की राजधानी जो है दोस्तों सेंटो डोमिंगो नहीं दोस्तों, यही वाला विकल्प गलत है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर और बहामास की राजधानी जो है वो नसाउ है। बात करें डोमिनिका की राजधानी, तो डोमिनिका की राजधानी जो है वो रुसाऊ है। रुसाऊ। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या और नगरीकरण पर सवालों को देख लेते हैं। जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम अरुणाचल प्रदेश पहले, फिर मेघालय, फिर नागालैंड और फिर मिजोरम। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटीज की बात हो रही है। मैक्सिमम एसटी दोस्तों कहाँ है? एमपी में। यदि प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है दोस्तों। कहाँ? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम प्रतिशत जो है गुजरात के अहमदाबाद में रहा है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने दर्ज किया है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो गोवा है प्रतिशत के मामले में। यदि ऐसे ही बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पर यूपी है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा दमन होता है तो वो क्या है? दमन दीव। तो दमन दीव में न्यूनतम लिंगानुपात है। यदि राज्यों की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है दोस्तों? तो मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। भारत में मिलियन शहर जो हैं दोस्तों यूपी में 7 हैं। यूपी में मिलियन शहरों की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। मुरादाबाद इसमें शामिल नहीं है। इंडियन पॉलिटी से देख लेते हैं सवालों को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और
5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन सी दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म। विचार होगा तो उसकी अभिव्यक्ति होगी, और अभिव्यक्ति होगी तो विश्वास हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। तीसरे नंबर पर विश्वास है, ये क्रम भी याद रखिएगा। विश्वास तीसरे नंबर पर है। तो सबसे पहले विचार हो गया, विचार, फिर अभिव्यक्ति हो गया। विचार की अभिव्यक्ति होती है, और जब अभिव्यक्ति होती है तो विश्वास पैदा होता है, विश्वास। और जब विश्वास आ जाता है तो धर्म की उत्पत्ति होती है, और जब धर्म आ जाता है तो इसके लिए उपासना की जरूरत होती है। तो इस तरह से 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो दोस्तों 253, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, 253। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं दोस्तों 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, और ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। नीलम निर्विरोध, याद रखिएगा, निर्विरोध, नीलम निर्विरोध, नीलम को निर्विरोध से याद रखिएगा। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है दोस्तों? तो कोरम गणपूर्ति क्या है दोस्तों? 10 सदस्य या फिर कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो वो कोरम माना जाएगा, तभी सदन का संचालन हो सकेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? विवादित प्रश्न है दोस्तों। चारों भाषाएं जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। मैथिली, BDMS की बात करें, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जो हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जो कि 2003 में हुआ था। विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों योजनाएं दी गई हैं इसमें, और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो महिला समृद्धि योजना 1993 में आई थी, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में आई थी, महिला साम्राज्य योजना 1989 में आई थी, और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना दोस्तों 2003 में ना आकर 2001 में आई थी, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकल्प डी सुमेलित नहीं है। टेल वर्ड पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। टेल वर्ड अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो सरल सा सवाल गलत कर देंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। योजनाएं दी गई हैं और उनका मॉडल दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो A का 4 हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों सभी जानते हैं सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र है। इसका GDP में लगभग 50% से ज़्यादा योगदान है। इसके अपडेटेड आंकड़े नहीं है, मोटा माटी मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा है। कृषि का या फिर प्राथमिक क्षेत्र का 18% योगदान है। इनको हम लोग आगे देख लेंगे जब परीक्षा नज़दीक होगी तब। अगला प्रश्न, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है दोस्तों। 1 से 2 हेक्टेयर। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास होती है, 1 हेक्टेयर से कम। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच का जो किसान है दोस्तों उसको अर्ध मध्यम, उसको छोटा किसान कहा जाता है दोस्तों। छोटा किसान, छोटा किसान। फिर अर्ध मध्यम किसान 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, और
फिर मध्यम किसान 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, और फिर आ जाता है बड़ा किसान, उसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। तो इस तरह से किसानों के कुल 5 वर्ग हैं: सीमांत किसान, छोटा किसान, अर्ध मध्यम किसान, फिर मध्यम किसान और फिर बड़ा किसान। 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, याद रखिएगा। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक होता है उन्हें जाना जाता है। अब विनियोग समझ में ना आए तो इन्वेस्टमेंट पढ़ लीजिएगा। जो टर्म समझ में ना आए उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लिया करें, इससे प्रश्न आसान हो जाता है। तो ये जो आंकड़ा आपको बताऊंगा दोस्तों, ट्रिक के साथ बताऊंगा और एकदम अपडेटेड बताऊंगा। 2023 का एमएसएमई मंत्रालय का बताऊंगा, जिसके वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? नारायण राणे जो हैं एमएसएमई मंत्री हैं वर्तमान में। तो दोस्तों इसके लिए एक हम लोग फिगर ड्रा करते हैं इस तरह से, 1 2 और ये इस तरह से माइक्रो, स्मॉल मतलब मध्यम उद्योग, फिर मतलब छोटे उद्योग, फिर मीडियम। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये 3 प्रकार के उद्योग प्रचलित हैं दोस्तों भारत में। और इनमें एक जगह तो हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे इस वाले कॉलम में, और इधर टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, वार्षिक जो उनकी आमदनी है उसको देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में आपको इतना याद रखना है, एक मिनट कलर चेंज कर लें, 1, 5 और 50, बस इनमें आप गुणा कर दें तीनों में 5 से, तो गुणा 5, सभी में 5 की गुणा कर दें तो जो मिल जाएगा वो टर्नओवर आएगा, इधर टर्नओवर आ जाएगा। तो 5 करोड़, फिर 25 करोड़ और फिर ये 250 करोड़। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज कौन सी होगी? जिनका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 करोड़ रुपए। ऐसे उद्योग जिनमें 1 करोड़ रुपए का निवेश हो और जिसका टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ हो, उसको सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे ही ऐसा उद्योग जिसमें निवेश जो है 5 करोड़ तक का हो और जिसका जो वार्षिक टर्नओवर है वो 25 करोड़ तक का हो, उसको क्या कहा जाएगा? लघु उद्योग या फिर स्मॉल इंटरप्राइज। फिर मीडियम उद्योग, मध्यम उद्योग, ऐसा उद्योग जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का निवेश हो और जिसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ तक का हो, तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज कहा जाएगा। तो इस तरह से आप इतना याद रख लीजिए, 1, 5 और 50, इनमें 5 की गुणा कर दीजिए, गुणा 5, तो जो आएगा वो टर्नओवर हो जाएगा एनुअल, 5, 25 और 250। और जो इधर वाला है ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, निवेश। और एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इस तरह से आप बना के याद कर लीजिएगा। यदि भूल रहे हो तो आगे टेबल के आगे चिपका लीजिएगा मैप की तरह। एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है और अक्सर भूल जाते हैं, ऐसे याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो जब हम उस जो अभी हमने तरीका बताया है उसके आधार पर देखेंगे तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म उद्योग जिनमें विनियोग 1 करोड़ तक का और वार्षिक टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक का। देखिए दोस्तों, इनका जो उत्तर है व्याख्या वो गलत है, इसको मत देखिएगा। मैंने सीधे आपको एमएसएमई की वेबसाइट से दी हैं चीज़ें। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया। आप सभी जानते हैं 3 किसान बिल आए थे, सारी लड़ाई एमएसपी को लेकर हुई थी, उसी का उल्लेख नहीं था। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों शोर शराबे के चलते फैन ऑन करना पड़ गया, मैनेज करिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कंपनी एक्ट 2013 में बना था। भारतीय संविदा अधिनियम जो है दोस्तों 1870 में ना बनकर 1872 में बना था। यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था। बाकी सभी सुमेलित हैं। भारतीय संविदा एक्ट जो है वो 1870 के बजाय 1872 में आया था। इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो हैं रटने वाले प्रश्न होते हैं। सीधे उत्तर में चलते हैं और देख लेते हैं। IG पटेल 1977 के दशक में थे। 1970 के दशक में मतलब 1977 से 1982। मनमोहन सिंह 82 से 85। सी रंगराजन 1992 से 97 और सुब्बा राव जो हैं 2008 से 13 तक रहे। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं दोस्तों गवर्नर हैं RBI के, याद रखिएगा। पहले दोस्तों गवर्नर कौन थे? CD देशमुख जो कि भारतीय थे, पहले भारतीय देशमुख। और यदि बात करें पहले गवर्नर की जो कि अंग्रेज भी थे, क्या नाम था उनका? ओसबॉर्न स्मिथ। दोनों को याद रखिएगा, ओसबॉर्न स्मिथ। विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों अनुदैर्घ्य तो नहीं होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें उसमें उत्पन्न होती हैं। और अप्रगामी, याद रखिएगा। ऐसी तरंगें जिनके कंपन जो हैं वो लंबवत दिशा में हों, बढ़ने की लंबवत दिशा में हों, उनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आपने सितार देखा होगा, यदि उसका तार छेड़ दें आप तो वो इस तरह से कंपन करता है, तो ऐसी तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती, यही कथन गलत है। विकल्प बी सही नहीं होगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीसरा है, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता जो है 1/16 सेकेंड होती है। दोस्तों ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। अवश्रव्य होती हैं, दूसरी श्रव्य और तीसरी पराश्रव्य। अवश्रव्य तरंगें दोस्तों जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और श्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और तीसरी हो गई जो सबसे मजबूत तरंगें होती हैं, ज़्यादा शक्तिशाली, उनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, याद रखिएगा। चूँकि आवृत्ति अधिक होती है इसलिए ऊर्जा अधिक होती है और आवृत्ति अधिक होती है B बराबर n लैम्डा। आपने एक फार्मूला सुना होगा। यहाँ से जब लैम्डा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/n। लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आवृत्ति के। यदि आवृत्ति अधिक है तो लैम्डा कम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। और जब तरंग दैर्घ्य कम होगी तो दूर तक तरंग जाएगी, याद रखिएगा। प्रकाश 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो दोनों जब समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो अधिक रोशनी मिलती है। विकल्प कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है? तो सल्फर। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। आपने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा 11वीं 12वीं या फिर BSc वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि जिसकी महक जो है वो सड़े हुए अंडे की तरह रहे तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। उसी से आप अनुमान लगा लीजिए। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के मुख्य स्रोत हैं।
फिर अगला प्रश्न, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि लीवर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम खाना नहीं खाते तो यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा देने का काम करता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोन डी, उसका लोगो है इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। इसीलिए जब कमजोरी लगे तो मौसम्मी का जूस पीजिए या फिर अंगूर खाइए। ऐसे ही रसीले पदार्थ जो मीठे होते हैं उनमें ज़्यादा ग्लूकोज होता है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है दोस्तों कौन सा? गॉस्मिर रेशम। एक बात और याद रखिए दोस्तों, मकड़ी जो है वो संभोग करने के बाद जो मादा मकड़ी है वो नर मकड़ी को मार देती है, तो अपनी जान पे खेल के उसको संभोग करना पड़ता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रोटीन की बात हो रही, जहाँ अमीनो एसिड की बात आए तो वहाँ पर प्रोटीन समझ जाइएगा। प्रोटीन की बात हो रही तो अंडा सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा अमीनो एसिड्स का। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? फिनोल एवं फ्लेवेनाइड्स के कारण। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न दोस्तों हम लोगों ने मेंस में भी देखा था, जो इससे पहले हमने वीडियो कंप्लीट की थी। यूपी का जो आरओ था 2021 का, उसका मेंस वाला वीडियो हमने पहले किया है। उसमें एक प्रश्न यही था, भैंस जो है भदावरी, ये भदावरी नस्ल जो है भैंसों की नस्ल होती है, सिंधी जो है वो गाय की नस्ल होती है, जमुनापारी बकरी की नस्ल होती है, और थार पारकर जो है दोस्तों किसकी? गाय की ही नस्ल है, ना कि भेड़ की। तो विकल्प डी सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प डी सुमेलित नहीं है, विकल्प डी ही इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा। फिर काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, प्याज, भिंडी, टमाटर। टमाटर देख के भ्रमित मत होइएगा, भिंडी की प्रजाति है। अगला प्रश्न, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीट नियंत्रण हेतु नहीं, वनस्पति प्रसारण के लिए। जी हाँ दोस्तों, पौधे की डाल ली जाती है, जैसे पौधा यहाँ पे लगा है कोई, ये जड़ें हैं उसकी और ये उसकी कोई डाल है, इसको जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो बाद में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसमें जड़ें निकल आती हैं, बाद में पीछे से काट दिया जाता है और इसको दूसरी जगह रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार वनस्पति का प्रसार होने लगता है। तो जो गूटी लगाने की क्रिया है वो वनस्पतिक प्रसारण के लिए जानी जाती है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, एकदम सही है। www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। CPU की फुल फॉर्म यहाँ पर गलत दी गई है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के बजाय उसकी फुल फॉर्म होती सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एकदम दोस्तों अच्छा सवाल है, बहुत लोगों ने इसको गलत किया होगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। 1 गीगाबाइट जो है 1 किलोबाइट्स के बराबर नहीं होता है। 1 मेगाबाइट बोले तो 1 MB कितने के KB के बराबर होता है? 1024 KB। आप सब जानते होंगे। 1 बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 GB या फिर गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट या MB के बराबर होता है। और 1 टेराबाइट या 1 TB जो है 1024 GB के बराबर होता है। पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लेमेंट्स ने किया था। मोनोक्लाइमेक्स और क्लेमेंट्स
इसको ऐसे पढ़िएगा मोनोक्लाइमेट्स, क्लेमेंट्स, इस तरह से जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं। एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लेमेंट्स ने किया था। एकल चरम सिद्धांत था ये। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई प्रजाति होती है वो अनुक्रमण करते हुए जब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, अनुक्रमण मतलब लगातार स्वयं को परिवर्तित करती है और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जब मजबूत हो जाती है वो, मतलब उस पर उसके पर्यावरण का प्रभाव कम पड़ता है, तो सारी जो और प्रजातियां हैं वो उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। इसी को क्या कहा गया? मोनोक्लाइमेट्स सिद्धांत कहा है। किसने? F.E. क्लेमेंट्स ने कहा, F.E. क्लेमेंट्स ने कहा है। और इसके लिए जो है दोस्तों, जो जलवायु जो है दोस्तों, उन्होंने मुख्य कारक बताया है इस प्रक्रिया के लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इस पर भी आपको एक अलग वीडियो दूंगा। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981 में बना था और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है 1974 में बना था। इस तरह से 1, 2, 3, 4 विकल्प डी सही सुमेलित हो जाएगा। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है दोस्तों किसके द्वारा? जल में घुली नाइट्रोजन के द्वारा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा, याद रखिएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन के द्वारा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन पारतंत्र क्रम सही है? कौन सा? तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादकता मैंग्रोव में, फिर घास के मैदान में, फिर झील में और फिर सागर में। सर्वाधिक मैंग्रोव में, फिर घास के मैदान में, उससे कम, फिर उससे कम झील में, फिर उससे कम सागर में। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें धूपगढ़ की चोटी अवस्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। भारतीय वनस्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो नागालैंड में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, कुल 11 जिले हैं दोस्तों। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर होना चाहिए। ये जो हमने बताया है ये आपको 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बताया है, जबकि प्रश्न 2019 की रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को माना जाता है। भारत में कुल 4 जैव विविधता स्पॉट हैं। कौन कौन से? चारों को रट जाइएगा। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और सुडालैंड, मतलब निकोबार द्वीप समूह के आसपास का क्षेत्र। यूपी स्पेशल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो दोस्तों 1997 में हुआ था। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, दोस्तों टेलीग्राम में इससे संबंधित एक पोस्ट भी की है, यदि आप लगातार उसको देखते होंगे। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किए हैं, याद रखिएगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। कुल 6 जिले इसमें शामिल हैं दोस्तों। 2 तो पश्चिमी हो गए, कौन कौन से? एक आगरा, दूसरा अलीगढ़ हो गया। बाकी 2 दोस्तों बुंदेलखंड के हैं, कौन सा? झांसी हो गया और दूसरा चित्रकूट। बचे 2 दोस्तों, कौन सा? एक हो गया कानपुर और दूसरा हो गया है लखनऊ। तो इस तरह से कुल 6 जिले जो हैं इसका हिस्सा हो गए हैं। जो दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ, यहाँ पर दोस्तों किसकी बात हो रही है? आल्हा की बात हो रही है। जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी 2.5 हाथ, बुंदेलखंड का जो दोस्तों लोकगीत है, जो अक्सर बहादुरी के लिए गाया जाता है। आल्हा ऊदल जो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। आल्हा और ऊदल 2 भाई थे दोस्तों, जो चंदेलों की सेना में सेनापति थे दोस्तों। तो जगनिक ने एक काव्य लिखा है जगनिक,
जिसे आला कहा जाता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। उसी की ये एक लाइन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक नदी नहीं प्रवाहित होती है। ये बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है और पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, याद रखिएगा। गंगा जो है यूपी के 27 जिलों से गुजरती है, पिछली वीडियो में आपको बताया था। कथन दिए गए हैं दोस्तों और बताना है कि कौन सा सही है। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है कौन? गन्ना उत्पाद का यूपी, एकदम सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है यूपी। यह कथन भी उस समय के लिए सही था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान आगे है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन सही नहीं है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वेस्ट बंगाल है, यूपी का दूसरा स्थान है। ये पूरी वीडियो दोस्तों एक आर्थिकी के तहत पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी देखने का कोई मतलब नहीं है, परीक्षा से पहले आपको दे दूंगा नई वीडियो, अपडेटेड आंकड़े उसमें रहेंगे। तो इस तरह से वर्तमान संदर्भ की बात करें तो विकल्प मतलब कथन केवल एक ही सही होगा और कोई नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से 2 कथन सही हैं, 1 और 2, विकल्प डी सही था। कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों पूरी वीडियो आपको दी है, सब कुछ उसमें दिया गया है, कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस उतना ही तैयार कर लीजिएगा, एक प्रश्न पक्का मिल जाएगा। यूपी में कहाँ कहाँ हुए? मेरठ में दोस्तों। कब हुआ था? 1946 में। अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। दूसरा कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। अध्यक्षता किसने की थी? चाची ने दोस्तों। ये 40वां अधिवेशन था। चाची कौन? सरोजिनी नायडू। तीसरा लखनऊ में हुआ था कब? 1916 में। अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने, ACM। चौथा बनारस में दोस्तों कब हुआ था? 1905 में। अभी आपको ऊपर भी बताया है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? GKG ने, बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड से संबंधित है। बटेश्वर का मेला जो है पश्चिमांचल आगरा में आयोजित होता है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं, बल्कि ये हरियाणा का मेला है दोस्तों, हरियाणा का मेला है, तो विकल्प C सही नहीं है। शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में आयोजित होता है। तो इस तरह से विकल्प C सही उत्तर नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कुल 7 जिले जो हैं दोस्तों वो नेपाल के साथ साझा जो सीमा जो है वो साझा करते हैं। ट्रिक है उसका दोस्तों पीली खीरी के बाहर, पीली खीरी के बाहर मैं खुद भूल गया। पीली खीरी के बाहर सिद्धार्थ, पीली खीरी के बाहर बस्ती में, पीली खीरी के बाहर बस्ती में सिद्धार्थ और बलराम गंजे हुए, मतलब बाल छिलवा दिए। पीली खीरी का मतलब पीलीभीत, खीरी का मतलब लखीमपुर खीरी। ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, एकदम रट जाइए। 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। यदि आपसे क्रम पूछ लिया तब भी आप बता देंगे। पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित विकल्पों में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, 7 जिले दिए रहेंगे, आप सही कर लेंगे यदि इस ट्रिक को याद कर लिया। पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, बाहर का मतलब बहराइच, फिर बस्ती का मतलब श्रावस्ती, फिर सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ का मतलब सिद्धार्थनगर, और बलराम का मतलब बलरामपुर, और गंजे का मतलब गंज से बोले तो महाराजगंज। तो इस तरह से 7 जिले हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं दोस्तों? तो ये क्या है? बटेश्वर नौचंदी का मेला, बाबरो बाबा मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। जी हाँ दोस्तों, नौचंदी का मेला जो मेरठ में आयोजित होता है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं। तो विकल्प A सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 23.7%। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? दोस्तों 1833 में। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था यूपी,
अब जो है आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कब? 1833 में। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो यूपी में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से बोले तो ट्यूबवेल से होती है। दूसरे स्थान पर नहरें हैं। तीसरे स्थान पर झीलें और तालाब हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन शहर दिए गए हैं और वर्तमान में उनके नाम दिए गए हैं। कोल या कोइल जो है अलीगढ़ को कहा जाता है। उस समय का जो महोत्सव नगर है वो अब महोबा के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ तालों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये सभी जानते होंगे। उस समय का जो महोदय श्री है वो कन्नौज था। और जेजाक भुक्ति जो है दोस्तों, आज के बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। तो इस तरह से विकल्प डी सुमेलित नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। सही है। ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दोनों कथन ठीक हैं दोस्तों। ये जो है उस समय मंदिर निर्माण शैली का आधार था, मतलब शुरुआती चरण था। शुरुआती जो चरण था मंदिर निर्माण शैली का, उसका उदाहरण है कानपुर का भितरगांव का मंदिर, जो ऊंचे चबूतरे पर ईंटों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो खुर्जा से संबंधित है। करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको उसी में शामिल करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लहुरा देव। कहाँ? संत कबीर नगर। आपको जो एक वीडियो दी है सिंधु सभ्यता की, उसमें बताया है लहुरा देव जो स्थान है कहाँ? संत कबीर नगर में। वहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके? कौन सा अनाज प्राप्त हुआ है? तो चावल। इससे पहले दोस्तों किसे माना जाता था? मेहरगढ़ को, बलूचिस्तान में। वहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। अब वो दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। तो सबसे प्राचीनतम स्थल लहुरा देव, उसके बाद जो बलूचिस्तान हो जाएगा। तो दोनों कथन ठीक हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा नहीं ठीक है, क्योंकि प्राचीनतम प्राप्त कृषि जो है कृषि अन्न जो है जौ और धान है। जी नहीं दोस्तों, केवल और केवल जौ है, वही प्राचीनतम अन्न है, धान नहीं है। तो इस तरह से केवल और केवल कथन एक ही सही उत्तर होगा। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा, करंट अफेयर्स का सवाल है यार, मिर्जापुर में इसकी शुरुआत हुई थी केबल कार सेवा की। लोकगीत दिए गए हैं और उनको मिलाना है। चैती जो है दोस्तों, रसिया पहले देख लेते हैं। रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है। सोहर जो है वो संस्कार गीत है। चैती जो है वो मौसमी गीत है। और कजरी जो है वो विवाह और मौसमी गीत दोनों है। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने गलत बता दिया है। चैती मौसमी गीत है, कजरी विवाह और मौसमी गीत है। रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है। आगे रीजनिंग के सवाल हैं, इनको छोड़ते हैं। और इसी में करंट अफेयर्स के भी सवाल हैं, उनको भी छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहाँ से? विविध पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? पेरू में। पेरू की राजधानी है क्या? लीमा। और दोस्तों अभी आपको यूपी के करंट अफेयर्स में बताया है कि यूपी के आगरा में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जा रहा है, क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है करंट अफेयर्स का। कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो दोस्तों संकल्प, स्ट्राइव और श्रेयस, ये तीनों योजनाएं जो हैं कौशल विकास से संबंधित हैं।
ये जब आर्थिकी आपको पढ़ाई थी तो उसी में आपको बता दिया था, हूबहू प्रश्न आ गया था। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन बाच के द्वारा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? करंट अफेयर्स का सवाल है। द इंडिया स्टोरी। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली ऋतु दोस्तों बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। जब इनको मिलाएंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। बसंत, फिर ग्रीष्म होता है, फिर वर्षा और फिर शरद होता है। अब सुधार कर लीजिएगा, पहले बसंत होती है, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु। मतलब शरद के बाद ही बसंत आता है। तो शुरुआत कहाँ से होती? बसंत से। बसंत अच्छा महीना माना जाता है, याद रखिएगा। जिबूती आचार संहिता संबंधित है दोस्तों किससे? समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, जो देश हैं दोस्तों उन्होंने एक समूह बनाया है, वो जिबूती आचार संहिता पर हस्ताक्षर करके बना है। दोस्तों आपको बताया था सीड, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और डी का मतलब जिबूती। ये जो 4 देश हैं इनको हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, याद रखिएगा। हार्न ऑफ अफ्रीका, मैप उठा के देखेंगे तो इस तरह की संरचना है अफ्रीका की, सींग जैसी संरचना निकली हुई है अफ्रीका महाद्वीप में, तो इसी को कहा जाता है हार्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर जो सोमालिया के डाकू हैं खासकर, वो जो यहाँ से तेल वगैरह के जहाज जाते हैं उनको लूट लेते हैं। तो इन्हीं डकैतों से निपटने के लिए जिबूती आचार संहिता को लाया गया। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी सी चदरिया के लेखक कौन हैं दोस्तों? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? चुकंदर चीनी से संबंधित है, शहद ग्लूकोज से संबंधित है, कपास सेलुलोज से संबंधित है, दुग्ध लैक्टोज से संबंधित है। चारों सही सुमेलित हैं। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जीएस तो करना ही करना है, इसके साथ करंट अफेयर्स पर खूब धारदार तैयारी होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो रीजनिंग के सवाल आते हैं मैथ रीजनिंग के, उनको अच्छे से करना है, तो आप स्वतः ही आगे हो जाएंगे। जीएस में पूरा का पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए पूरा इधर साहित्य से भी उठा लिया है, झीनी झीनी सी चदरिया, एक वो आला उदल वाला एक प्रश्न आया था। फिर सबसे बड़े उत्पादक दिए गए और फल दिए गए। आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, लीची का बिहार है, नारियल का केरल हो गया है, सेब का जम्मू कश्मीर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतें जो हैं दोस्तों ब्रेंट इंडेक्स से निर्धारित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा दी गई है और देश दिए गए हैं। डेनिश भाषा डेनमार्क में बोली जाती है, डच भाषा नीदरलैंड में बोली जाती है, मंदारिन जो है वो चीन में बोली जाती है, थाईलैंड में दोस्तों थाई भाषा बोली जाती है, ना कि भाषा जो है दोस्तों वो इंडोनेशिया की है, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। डेबेंकी और बेराइटस क्या हैं दोस्तों? ये दोनों नासा के द्वारा घोषित मिशन है, शुक्र ग्रह पे जाएंगे। शुक्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वीनस। देखिए दोनों ही शब्दों में वी आया है, ऐसे समझ जाइएगा। 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। किसके बीच चलती है? ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में, जो कि मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर भी था। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य में आयोजित होता है? जम्मू कश्मीर में। भांड पाथर पत्थरबाज कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और भांड तो होते ही होते हैं हमारे यहाँ, जो
जो मूर्ख होते हैं उनको भांड कहा जाता है। इसको अन्यथा मत लीजिए, केवल ट्रिक बता रहा हूँ। तो भांड पाथर, जहाँ भांड पत्थर फेंकें वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्य ऊर्जा, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस से संबंधित है, एकदम सही है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जो है दोस्तों जानवरों के गोबर से जो प्राप्त की जाती है, क्योंकि इसका हम कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल और केवल काम ही चला सकते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है दोस्तों वर्तमान में ऊर्जा का स्रोत है, जैसे जीवाश्म ईंधन। तो विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा जो है वर्तमान में यही है, कौन सी? जीवाश्म ऊर्जा ही। ज्वारीय को प्राथमिक नहीं कहा जाएगा। प्राथमिक का संदर्भ यहाँ पर किसको हम पहले लेते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जीवाश्म ऊर्जा को। बाद में हम सोलर और ये सब गोबर ओबर पे जाते हैं। सबसे पहले डीजल पेट्रोल को पकड़ते हैं। तो प्राथमिक कौन सी होनी चाहिए? डीजल पेट्रोल। तो ये वाला विकल्प सही नहीं सुमेलित है। निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है दोस्तों कालक्रम के आधार पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? आप सभी को पता है, अक्टूबर और 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज की संस्तुति किसकी रिपोर्ट के आधार पे अपनाया गया था इसको? तो बलवंत राय मेहता 1957। और की विलेज स्कीम जो है दोस्तों कब आई थी? की विलेज स्कीम अगस्त 1952 में आई थी। अगस्त 1952 में, ठीक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद आई थी। और चौथा जो है दोस्तों DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो है दोस्तों 1999 में आई थी। तो इस तरह से जब चारों को हम सुमेलित करेंगे तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि चीज़ें गलत ना हो। फिर भी यदि कोई संशय हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा डायरेक्ट। इसी के साथ दोस्तों अपने चित्त को, अपने चित्र को और चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाए रखते हुए अपने माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। आपको ढेर सारा धन्यवाद।